फिर एक बार जनता के दरबार। जी हां, 18वीं लोकसभा की चुनावी दहलीज पर खड़ा भारत एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। पक्ष विपक्ष में सत्ता प्राप्ति को लेकर लकीरें खिंच गई है। विवेचन, विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण द्वारा ये मंथन करना, भविष्य के लिए रणनीति बनाना, ये निर्धारित करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य की जड़ें लोकतंत्र प्रणाली में ही निहित है। नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका गौतम। चुनाव के गलियारों से के आज के सफर में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं वो 5 दशकों का लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में मंत्री पद पर रहे हैं। उनको जो जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पर मिली वो उन्होंने निभाई है। महेंद्र नाथ सोफत जी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। किस तरह से आपकी राजनीति में आना हुआ, कैसे इस राजनीतिक सफर की शुरुआत की आपने? अगर मैं पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में मेरा जो जुड़ाव और लगाव है वो बचपन से ही शुरू माना जाना चाहिए। अपने बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और बाल स्वयंसेवक हो गया। छात्र जीवन में कॉलेज में आया तो विद्यार्थी परिषद के से प्रभावित होकर विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सचिव हो गया। उसके बाद 1974 में जैसे ही शिक्षा पूरी की, ग्रेजुएशन की, सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त तत्कालीन भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों को आगे बढ़कर उसका विरोध करने के लिए आह्वान किया। मैं भी उनके आंदोलन में कूद गया और मैं हिमाचल प्रदेश की जो छात्र संघर्ष समिति बनी थी उसके महामंत्री की मुझे जिम्मेवारी मिली। वो आंदोलन अपने आप में सारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उसी आंदोलन के कारण और श्रीमती तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव याचिका उनके विरोध में होने के कारण देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई और 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि को मुझे घर से पुलिस ने उठा लिया और उसी के बाबत निमित्त जेल जाना पड़ा। मैं ये बात बहुत काबिले गौर है कि मैं हिमाचल प्रदेश में जितने भी राजनीतिक बंदी उस समय बनाए गए उनमें मैं सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी था। सौभाग्य से नाहन में जिस वक्त मैं जेल में था उस वक्त हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता श्रीमान शांता कुमार जी, दौलत राम चौहान जी, राधा रमन शास्त्री जी और कुमारी श्यामा शर्मा भी जेल में बंद थी। वहीं से मेरा उनके साथ परिचय हुआ। परिचय एक रिश्ते में बदल गया और मैं शांता कुमार जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। जेल में छूटने के बाद मैं युवा मोर्चा में सक्रिय हो गया और प्रदेश के महामंत्री की मुझे जिम्मेवारी मिली और मैं 1977 में जब जनता पार्टी बनी उसका जो जिला की इकाई थी उसका सचिव हो गया। इस प्रकार मेरे जीवन की राजनीति की यात्रा शुरू हुई। लेकिन यहीं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन की राजनीतिक गाथा राजनीति कम है, संघर्ष की कहानी ज़्यादा है। संघर्ष का आपने जिक्र किया, तो अगर बात करें आज की राजनीति की और आपके समय जिस तरह की राजनीति हुआ करती थी, कितना फर्क महसूस करते हैं, खासतौर पे संघर्ष वाली जो बात आपने कही उस पर? देखिए, जिस वक्त हम लोग ऐसी विचारधारा के साथ सक्रिय हुए और विरोधी पक्ष के पार्टी के साथ जुड़े तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनसंघ या बाद में बनी भारतीय जनता पार्टी इनका कभी ना कभी सत्ता के नज़दीक पहुंचेंगे। हमारे सामने सिर्फ एक संघर्ष था, सही बात को सही बात कहना, गलत बात का विरोध करना, इसी को हम राजनीति समझते थे। हमारे से पहले जो राजनीति थी वो एक सेवा का क्षेत्र था। हमारे पीढ़ी के समय में ये धीरे धीरे कैरियर बन गया और दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज वो जो स्थिति है वो राजनीति का व्यापारीकरण हो गया। अब राजनीति सेवा से चलती हुई, कैरियर से होती हुई व्यापार बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में आप मंत्री पद पर भी रहे और आपने जैसे जिक्र भी किया कि आप उनसे इम्प्रेस हुए, उनकी शख्सियत से, उनके व्यक्तित्व से। कैसा अनुभव था एक शांत, स्वाभाविक, सिद्धांतवादी नेता के साथ काम करने का? जो
सिद्धांत पे चलने का आत्मसंतोष था वो उस समय था। अब जो है लोगों को जिस प्रकार से राजनीति को अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की जो राजनीति हो गई, वो देखते हुए बहुत दुख होता है। शांता कुमार जी ने कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सिद्धांत की लड़ाई लड़ी, और उनकी सिद्धांत की लड़ाई का जो उनमें करने का इरादा था, उससे मेरी उस पीढ़ी में मेरे जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं को बहुत प्रभावित किया था। सर, घोषणाओं का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी। जिस तरह से जब एक नेता जो है वो जनता के बीच जाता है, घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, किस तरह की जो है उस समय क्या एक नेता का मनोस्थिति क्या रहती है? क्या उसको ये अनुभव रहता है कि हाँ, मैं ये वादे पूरे करूँगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह के वादे जो है वो चुनावों से पहले किए जाते हैं, कमोबेशी पूरे होते नजर आते हैं। देखिए, बात ऐसी है, राजनीति में बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। राजनीति में ये जो वादे किए जाते हैं, ये कर्मकांड बन के रह गया है कि ये वादे करने हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग वादे कर रहे होते हैं उनको भी ये पता होता है कि ये वादे करना संभव नहीं है। मतदाता को भ्रमित करने के लिए वादे किए जाते हैं। वादे करने से पहले उसके लिए कितना बजट चाहिए, क्या आर्थिक विषय है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति है, उसका आकलन कभी किया ही नहीं जाता। और बाद में जब सरकार बदल जाती है, अगर नई सरकार आ जाती है, उन्हीं वादों पर नई सरकार, नया मैंडेट मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें जो है खजाना खाली मिला है। जबकि ये एक नैतिक जिम्मेवारी है नेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की कि वादे करने से पहले वो प्रदेश की माली हालत को समझें, वो बजट का अवलोकन करें। वो लोग खुद विधानसभा में रहते हैं जो लोग इस तरह के वादे करते हैं, उनको जो हमारा आर्थिक सर्वे पढ़ना चाहिए, उनको बजट का अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद ही वादे करने चाहिए। मैं एक कदम इससे आगे बढ़कर कहता हूं कि अगर इसमें एक कानून भी लाना पड़े तो सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि कानून लाया जाए कि जितने भी वादे कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक करता है, उसके समर्थन में उसको शपथ पत्र देना अनिवार्य होना चाहिए। और अगर वो वादे पूरे नहीं करता तो उस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करे चुनाव आयोग। और मतदाताओं को ये कानूनन अधिकार मिलना चाहिए कि वो उन लोगों पर जिन्होंने उनको इस प्रकार के वादे कर झूठे वादे करके भ्रमित किया है, उनके खिलाफ वो मुकदमा चलाने के लिए सक्षम हो। इसके अलावा सर, आज जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और आपके समय में जब राजनीति हुआ करती थी, डोर टू डोर कन्वेंसिंग, ये सारी तमाम, जो एक नेता था वो बहुत करीब से जनता के बीच जाता था, करीब से उन्हें समझता था, उनकी दिक्कतों को अपनाता था। और आज सोशल मीडिया के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं आसान ज़रूर हुई है राजनीति। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ऐसा समझता हूँ, अगर मैं अपने दिनों को याद करता हूँ, उन दिनों का और आज का कोई आपस में तालमेल और मुकाबला नहीं है। हमारे समय में बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं को करनी पड़ती थी, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी पड़ती थी, संदेश देने के लिए जाना पड़ता था, दीवारों पर स्टेंसिल कटते थे। पैसे का बहुत ज़्यादा चलन राजनीति में नहीं था। समय बदला, बहुत सी सुविधाएं आई और पैसे का चलन भी बहुत हो गया। आज की राजनीति में पैसे के बिना राजनीति में कोई जाने की सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। और हमारे ज़माने में पैसे का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम पत्र व्यवहार करते थे, इन लेटर लिखते थे। पर इसके लिए बहुत ही आपको सटीक उदाहरण देता हूँ। 1999 में शांता कुमार जी ने कांगड़ा से संसद का चुनाव लड़ा, मेरी जिम्मेवारी थी। हमने 1,40,000 इनलैंड लेटर, जिसको अंतर्देशीय कहते थे, उन लोगों को उनकी तरफ से लिखा, एक संदेश किया और उनको जगह जगह से पोस्ट किया। और 1,40,000 चिट्ठियां मतदाताओं को लिखी, जो अपने आप में बहुत ही मेहनत का काम था। और लेकिन वो एक प्रमाणिक था कि जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने लिख के दी है कि मैं ये बात करूंगा। आज जो सोशल मीडिया पे जो सब कुछ छपता है, जो कुछ सब छाता है, एक तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत सा उसमें झूठ परोसा जाता है। सोशल मीडिया का काम ही झूठ बोलना है, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब लेकिन दुर्भाग्य से बात यह है, पूर्ण बात यह है कि लोगों ने उसको एक एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया है, और उसी एंटरटेन के चक्कर में पड़ते हुए वो कुछ ना कुछ जनमानस को प्रभावित करने में सफल हो रहा है।
तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो सही नहीं है राजनीति के अगर दृष्टिकोण से देखें? मेरा इसमें यह कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका नकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है, और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर इसका सकारात्मक इस्तेमाल होता तो इसका लाभ भी बहुत था, लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। और आपने अपने छात्र जीवन की बात कही, किस तरह से आप जेल भी गए अपने छात्र जीवन में। जो छात्र जीवन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता है और आपको उसी एरा में वापस लेकर जाता हो? छात्र जीवन में बहुत सा संघर्ष किया, जेपी मूवमेंट में बहुत सा सारे प्रदेश में दौरा किया, और सबसे बड़ी बात जो वेदना और मुझे कचोटती है, वो कचोटती है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं लॉ की डिग्री करना चाहता था, और उसके लिए देहरादून जाकर अप्लाई कर मैं लॉ ग्रेजुएट होना चाहता था, लेकिन उसी 25 जून की रात को मुझे उठा लिया गया। फिर सारा कुछ जो धारा है जीवन की बदल गई। अब उसको आप सकारात्मक ले सकते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश का मंत्री रह लिया, और मैंने यहाँ से 4 चुनाव लड़े, और उसमें भी बहुत संघर्ष हुआ। मेरे चुनाव की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि 1998 में गिनती की टेबल पे जीतने के बाद मुझे हरा दिया गया। ऐसा कैसे? जब बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, और पहले मुझे 1 वोट से जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। फिर रिकाउंटिंग हुई, और उसके बाद मुझे 13 वोटों से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। फिर तीसरी गिनती हुई, फिर मुझे अल्टीमेटली 26 वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया। ये सारे हिंदुस्तान में एक अपवाद चुनाव है जिसमें 3 बार गणना हुई। पहली बार गणना हुई, फिर एक बार रिकाउंटिंग हुई, फिर दूसरी बार रिकाउंटिंग हुई, और मुझे 26 वोटों से मतगणना के मेज पर हरा दिया गया। मैंने उसको चुनौती दी, और हाई कोर्ट ने मेरी बात मानी, और जीते हुए प्रत्याशी को अनसीट कर दिया गया। जीते हुए प्रत्याशी जो मेजर कृष्णा मुन्नी थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी बात मानी, और उनकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी गई। उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ 2000 में। लेकिन अब ये किस प्रकार से इसको मुझे लेना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। पार्टी ने मेरे दावे को खारिज कर दिया और टिकट किसी और को दे दिया। तो खट्टे मीठे अनुभव राजनीति के बारे में मेरे पास हैं। खट्टे अनुभव तो आपने हमें सुना दिए, पर मीठा अनुभव अभी तक साझा नहीं किया आपने। हमें मीठा अनुभव सुनाया। मीठा अनुभव ये है कि मैं शांता कुमार जी के मंत्रिमंडल में सबसे कम आयु का मंत्री था, और बड़ी बात यह है कि मेरे पास 2 उस वक्त के महत्वपूर्ण विभाग थे, एक पर्यटन विभाग और एक परिवहन विभाग। उससे भी बड़ी बात यह है कि उस वक्त छोटा मंत्रिमंडल था, और सोलन जिला छोटा था, और यहाँ से केवल 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और एक अपवाद के तौर पर यहाँ से इस जिला से 3 विधायकों में से 2 मंत्री बनाकर भी मुझे एडजस्ट किया गया। एक श्रीमान नगीन चंद्रपाल जी यहाँ से मंत्री थे, और एक मैं मंत्री था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बताती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री का मेरे प्रति विश्वास और स्नेह उसको साबित करती है। राजनीति में जब आप आए तो क्या एक समाज सेवा की भावना के साथ, या फिर कुछ बड़ा कर गुजरने की जो आपकी इच्छा रही हो, किसी को आइडलाइज करते हो आप? मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई जेल में जो मेरा रहने का मौका मिला था वो दौलत राम चौहान और शांता कुमार श्री के नेताओं को मिला था। ये वाकई ही अपने समय के आदर्शवादी नेता थे, सिद्धांतवादी नेता थे, और ये इन्होंने कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक था। और उस काल में सिर्फ इन नेताओं की बात ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता थे, अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, कृष्णलाल शर्मा, ये लोग भी सिद्धांत प्रिय लोग थे, और ये लोग एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम एक वैकल्पिक राजनीति देश को देना चाहते हैं, जबकि आज की राजनीति में वैकल्पिक सरकार देने की बात होती है, वैकल्पिक राजनीति देने की बात नहीं होती, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन हम उस वक्त वैकल्पिक राजनीति देने की बात करते थे, सरकार देने की बात नहीं करते थे। आज सिर्फ सरकार देने की बात है। आज की राजनीति है, और उसकी राजनीति है, वो राजनीति सिद्धांत की राजनीति से चली, और यहाँ पर जहाँ आज पहुँची है तो इसको सुविधा की राजनीति नाम दिया जा सकता है। अगर हिमाचल प्रदेश के प्रक्षेप से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 36 लाख जो है वो महिलाएं हैं, और 27.5 लाख महिला वोटर्स है। पर अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो महिलाओं का वर्चस्व राजनीति में इतना नहीं रहा है। अभी वर्तमान की बात करें तो मात्र 1 महिला विधायक, और कैबिनेट में तो कोई भी मंत्री जो है वो नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं?
ये चिंतनीय विषय है और इस पे चिंता हुई भी है और विचारणीय विषय है। तो वर्तमान सरकार ने 1/3 रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया है, भले वो 2029 से पास होगा, ये एक अच्छी आशा की किरण है। लेकिन इसमें मैं एक बात बताता हूं कि महिलाओं का नंबर भले राजनीति में कम रहा हो, लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने आप को साबित जबरदस्त किया है। इस देश की बड़े लंबे समय तक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला रही। इस प्रदेश की विरोधी पक्ष की नेता सुषमा स्वराज रही। इस प्रदेश की किस जमाने में सत्यपति जो है उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही। इस जमाने आज भी कितनी ही पार्टियां ऐसी हैं जिसको क्या कहते हुए महिलाएं चलाती हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती है। जयललिता ने अपनी पार्टी चलाई और वर्षों तमिलनाडु में राज किया। ऐसा नहीं है कि भाई अगर वो क्षमतावान थी तो उनको किसी ने रोक सका, कोई नहीं रोक सका। और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे ही ये बिल, आरक्षण का बिल आएगा, जो नंबर है, नंबर देख के लगता है कि आरक्षण देना महिलाओं को जरूरी है और उसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ये इसकी सराहना। अगर वर्तमान में जिस तरह का ऐतिहासिक घटनाक्रम जो हिमाचल की राजनीति में हुआ, जिस तरह से जो है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद जो है इस्तीफों की झड़ी लग गई मानो सरकार में, जो कांग्रेस सरकार है उनके विधायकों के इस्तीफे, निर्दलियों के इस्तीफे, काफी कुछ जो है ऐसा हुआ जो आज से पहले हिमाचल की राजनीति में नहीं हुआ था। इस पर एक मंझे हुए राजनेता का जो है क्या दृष्टिकोण है? अगर आप मुझे ये जो हिमाचल का प्रकरण हो रहा है, राजनीतिक प्रकरण हुआ है, उस पर मेरी टिप्पणी चाहते हैं तो मेरी टिप्पणी बहुत स्पष्ट है। ये जो कुछ हुआ है, हालांकि ये बहुत आदिकाल से होता आ रहा है। आप स्मरण करें 1980 में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं को अगर हम याद करते हैं तो 1980 में जनता पार्टी बिखर गई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल जी पूरी की पूरी सरकार लेकर ही कांग्रेस में चले गए थे। हिमाचल में भी 1980 में शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो अधिकांश जनता पार्टी के जो विधायक थे वो चले गए थे कांग्रेस में। लेकिन उस समय एक बात थी कि उस समय दल बदल कानून नहीं था, इसलिए चले गए वो। आज के समय में जो ये सारा कुछ हुआ है, हालांकि लोकतंत्र में ये सब कुछ हो रहा है और जनमानस ने इसको थोड़ा या बहुत स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जाने का जो कारण है वो बड़ा निजी है, वो स्वार्थ दिखता है उसमें। जाने के लिए उन्होंने ये रास्ता इसलिए चुना अपने दल को छोड़ने के लिए कि वो मंत्री ना बनाने के कारण नाराज थे, या ऐसा भी हुआ कि एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो इसलिए नाराज था कि उनके पिताश्री की जो मूर्ति है वो माल रोड पे नहीं लगाई। ये इशू है जाने के। हाँ, विभाजन होता है पार्टियों में, अगर विचार का मतभेद हो, अगर आप कहें कि आप जनता के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और हम जनता के खिलाफ ये चाहते हैं और आप जनता की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतर रहे, इसलिए हम इस पार्टी में विभाजन चाहते हैं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम बगावत आपकी कर रहे हैं, तो बात समझ आती है। उनके पीछे जो है उनके निजी कारण है, व्यक्तिगत काम नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ उनके कहने से ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ लोग मंत्री बनना चाहते थे वो मंत्री नहीं बने। तो जो जाने का कारण है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा समझता हूं कि उनका बगावत करना इस चुनाव में जब मुद्दा बने, उसमें मुख्य मुद्दा यह बनना चाहिए कि इस बगावत के पीछे कारण क्या था। बगावत होती है, बगावत करके लोग महान बने। चंद्रशेखर कांग्रेस के यंग तुर्क नेता थे, उन्होंने बगावत कर दी 1975 में, लेकिन बगावत इसलिए की कि श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल थोप रही है, इमरजेंसी लगा रही है, वो संविधान को बदल रही है, संशोधन कर रही है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने विरोध किया, अल्टीमेटली चंद्रशेखर जो कांग्रेस के ही एमपी थे उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो सिद्धांत के आधार पर विरोध था। तो मुझे इनके विरोध में कहीं भी सिद्धांत की बात नजर नहीं आती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि स्वार्थ एक बड़ा कारण रहा इस पूरे प्रकरण का। स्वार्थ, निजी मुद्दे। अब इससे निजी मुद्दा क्या हो सकता है कि मेरे पिताश्री की स्टैचू लगे। अगर स्टैचू नहीं लगा तो सरकार गलत है, स्टैचू लग गया तो सरकार ठीक है। हालांकि अभी वो कांग्रेस में बने हुए हैं,
लेकिन उनकी ये मांग जो है उसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता। ये मेरा कहने का मतलब है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर आप बगावत करते हैं तो बात समझ आती है लोकतंत्र में। और ठीक है, लोकतंत्र के कानून ने अपना काम किया और अब वो जनता की अदालत में जा रही है। न्यायालय से उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। अब जनता की अदालत उसमें क्या फैसला करते हैं उसके लिए हमको उसका इंतजार करना चाहिए। बगावत और विभाजन की आपने बात की। एक समय था जब आप और महेश्वर सिंह जी जो है उन्होंने भी एक अलग से जो है अपनी पार्टी बनाई थी, थोड़े समय के लिए जो है बीच में हुआ था ये। उस समय क्या हालात हुए थे, क्यों आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब हमने अलग से पार्टी बनाई थी स्प्लिट करके, उस वक़्त हमारा भाजपा की लीडरशिप के साथ मतभेद इस बात में था कि पार्टी में जो ग्रुपिज़म है वो मेरा और अपने के नाम पर इतना ज़्यादा शार्प डिवीज़न हो गया था कि आप जिसको भी ये समझते थे कि ये शांता कुमार जी के साथ रहे हैं या शांता कुमार जी के साथ रहे हैं, उनको हाशिए पर भेज रहे थे, हाशिए पर भेज रहे थे। एक तो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात का था। दूसरा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि आप जिस प्रकार से अंधाधुंध शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। हमने इसको बहुत इशू बनाया था कि भाई आप यहाँ पे 17 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। हमने मुख्यमंत्री से हम मिले, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि आप ये विश्वविद्यालय नहीं खोल रहे, आप दुकानें खोल रहे हैं शिक्षा की, और हम कह रहे थे कि ये नकली डिग्रियाँ बेचेंगे। और उसके बाद हमारी बात, तो हमारा जो वो था स्टैंड था, वो विंडिकेट हुआ। एक ही पंचायत में 3 किलोमीटर में 3 निजी विश्वविद्यालय खोल दिए गए। तो आज एक ऐसा साबित मामला है कि एक निजी विश्वविद्यालय ने 40,000 नकली डिग्रियां इस प्रदेश में बेची हैं। अब वो लोग केस भुगत रहे हैं, केस लगा है। लेकिन जो बात हमने कही थी, तो उस बात को हमने ये कहा था कि ये विश्वविद्यालय कम है, रियल एस्टेट का बिजनेस ज़्यादा है, और हम इस तरह से हिमाचल को बिकने के खिलाफ हैं। हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद हमने नई पार्टी बनाई। ये सबके बात है कि फिर वो पार्टी चली। उसके बाद सिर्फ एक हमारे अध्यक्ष महेश्वर सिंह जी जीते, वो विधानसभा में पहुंचे, वहाँ भी उन्होंने ये सारे मामले उठाए, और फिर वो इतिहास है कि बाद में फिर वापसी हो गई और ये हो गया, वो सारी बात है। पिछले कुछ समय में राजनीति में देखा है कि गठबंधन का प्रचलन बहुत बड़ा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गठबंधन भी अगर सिद्धांत के नाम पर हो तो बात समझ आती है, और राजनीतिक विचारों के नाम पे हो समझ आती है। गठबंधन सिर्फ इसलिए हो कि भाई हमने किसी एक दल को हराना है और वोटों का विभाजन हटाना है, तो उसमें भी फिर बात समझ आती है कि किसी आप एक कॉमन प्रोग्राम पर सहमत होकर फिर आप चुनाव से पूर्व जो है गठबंधन बनाएं। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब जैसे अभी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाया है, सबके नेता अलग, सबके अध्यक्ष अलग, सबका प्रोग्राम अलग, सबके मैनिफेस्टो अलग। तो ये कैसा गठबंधन है? ये भी सुविधा का गठबंधन है। जैसे सुविधा की राजनीति हो रही है, वैसे ये सुविधा का गठबंधन है। अब बाद में क्या होगा? बाद में आप घोषणा पत्र करेंगे, मान लो सांझे गठबंधन की सरकार बन गई, वो कहेंगे साहब कि ये तो उनका घोषणा पत्र है, हमारा तो घोषणा पत्र ही नहीं है, आधे लोग ये कहेंगे। तो इस प्रकार का गठबंधन जो है ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है, और ना ही देश और राष्ट्र के हित में है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा सर, आपने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो उस समय बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, और अब जो है वो ईवीएम और वीवीपैट तक का सफर जो है आपने देखा है। इस पॉइंट पर आपके क्या विचार हैं? मेरा देखिए ये मानना है कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। ये हम बैलेट पेपर से आकर यहाँ पर आए हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर 1998 में जब मेरी गिनती हो रही थी, अगर ईवीएम होती तो शायद मेरे साथ रिगिंग ना होती। उसमें किया क्या गया? उसमें क्या किया गया, मेरी जो वैध वोटें थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि इसकी मोर इधर नहीं, इधर है, उधर नहीं, अच्छा, ये नीचे है, हाँ, ऊपर नीचे नहीं, ये इस खाने में नहीं, ये इधर को है। और उसका जो निर्णय है वो रिटर्निंग ऑफिसर करता है अपने पास से। रिटर्निंग ऑफिसर कांग्रेस की सरकार थी, और सरकार बहुत ही कीन कॉन्टेस्ट में फंसी थी, और मेरा जो मार्जिन था बड़ा कम था, इसलिए मेरी वोटों को रिजेक्ट करने के बाद मुझे हराने में कामयाब हो गए।
तो सबसे बड़ा घपला तो मेरे साथ तो बैलेट के साथ हुआ है, बैलेट के साथ होता है। अगर उस वक्त ईवीएम होता तो हम बच जाते। मैं ऐसा कहता हूं कि ईवीएम से पीछे जाने का तो सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ईवीएम के सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है, उसको सुधार करना चाहिए। जैसे आप बीटीपी पैड आपने लगाए आपने, अभी आप उसकी रैंडम चेकिंग करते हो, अच्छा है। विरोधी दल कहते हैं कि वो सारे गिने जाने चाहिए, आप गिन लीजिए, उसको मिला लीजिए, उनका भी शंका दूर हो जाएगी। तो इसलिए इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, पीछे जाने का बात बनती नहीं है। सर, अब जो है हमारा कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो? देखिए, बात ऐसी है, युवाओं को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब राजनीति जो है वो फुल टाइम काम है। 50% राजनीति हाजिरी की है, 50% हाजिरी परफॉर्मेंस की है, एक बात। दूसरी बात, युवाओं को जब भी राजनीति में आना है तो किसी का पिछलग्गू बन के ना आए, वो संघर्ष करके राजनीति में आए, ऐसा मेरा उनको आह्वान करना है। अगर वो पिछलग्गू बन के आएंगे तो केवल उनका इस्तेमाल होगा, और अगर संघर्ष के रास्ते से आएंगे तो वो अपने आप को साबित कर सकेंगे। क्योंकि राजनीति में आज के समय में पैसे का इतना बड़ा खेल हो गया कि लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर कमा के उसको पूरा करते हैं। इस सारी बातचीत को अगर ख़त्म करना है तो युवा कर सकते हैं, लेकिन युवाओं को संघर्ष के माध्यम से ही राजनीति में आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूरदर्शन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ, आपने जो चुना है उसके परिणाम से आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी से और ईमानदारी से। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।